लेट्स टॉक अबाउट बजट्स एंड वेरिएंसेस। आज जो है ना, जो हम अपना जो सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं वो सेक्शन ई है, जो कि बजट्स और वेरिएंस के बारे में बात करता है। ये एसीसीए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिलेबस में सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा टेक्निकल एरिया है, जिसमें अक्सर औकात जो है ना 20 नंबर का सवाल जरूर बनता है। यहाँ से या तो वेरिएंसेस में से बन जाता है या फिर वो आपके पास बजट्स में आ जाता है। और कभी कभी तो इस तरीके के जो आपके पास एक चैप्टर है जो कि आपके पास डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो चैप्टर जो कि हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके करेंगे, वो भी कभी कभी टेस्ट हो जाता है। तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीजें हमें जो है ना नहीं छोड़नी चाहिए, जो कि मोस्टली बच्चे छोड़ते हैं इस एरिया में से। क्योंकि एक तो ये बात है कि ये जो सारा जो एरिया है ना सेक्शन ई का, बजट्स एंड वेरिएंसेस के बारे में, सेक्शन डी है, तो ये ज्यादातर बात करता है आपके पास इन थ्योरेटिकल बेस्ड है। इनके आपको थ्योरी बहुत ज्यादा इसमें दी हुई है, तो आपने ध्यान से इसको पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, क्योंकि आपने कोई चीज यहाँ से लूज नहीं करनी। ठीक है ना। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट के बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं और इनकी क्या अहमियत है। तो हम आज की इस क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स होते क्या हैं इस चैप्टर में। ठीक है ना। फिर उसके बाद उसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास बजट्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि आपके पास टॉप डाउन एंड बॉटम अप बजट्स होते हैं आपके पास। फिर होते हैं आपके पास एक्टिविटी बेस्ड बजट्स। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास होते हैं इंक्रीमेंटल बजट, जीरो बेस्ड बजट्स, इंक्रीमेंटल बजट्स। और फिर आपके पास होते हैं जीरो बेस्ड बजट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट बजट्स की आपके पास टाइप्स होती हैं, जो कि हम इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होती हैं फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड बजट्स, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। उससे पहले मैं आपके पास बताना चाहूँगा रोलिंग बजट्स। और फिर हमारे पास होते हैं फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो एरियाज है ना, ये हमारे पास कोर एरियाज हैं इस जो है ना चैप्टर में। क्योंकि यहाँ के ऊपर आपके जो सी आर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर यहाँ से बन रहे होते हैं। क्योंकि इसमें जो है ना आपको ज्यादातर थ्योरी होती है, इसमें आपको ये बताना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है कि कौन सा बजटरी सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट हो सकता है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी ताकि कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन अपना जो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रही हो, तो क्या उसके लिए सूटेबल होना चाहिए, टॉप डाउन होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड बजट्स होने चाहिए, इंक्रीमेंटल बजट्स होने चाहिए, या जीरो बेस्ड बजट्स होने चाहिए, या फिर जीरो बजट्स होने चाहिए, या फिर फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड बजट्स होने चाहिए। तो ये जो सारी डिस्कशन है ये हम आज के लेक्चर्स में तो शायद ना कर सकें, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जरूर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या उनकी टाइप्स होती हैं। ठीक है। और किस तरीके से ये जो है ना हम बात करेंगे। आपने इन थ्योरीज के ऊपर बड़ा फोकस करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लाइक वन लाइन डेफिनेशंस भी बाज़ औक़ात होती हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स जो है ना बाज़ औक़ात मिस आउट कर देता है, जिसकी वजह से यही एक बहुत ज्यादा बड़ी रीजन है कि थ्योरेटिकल एरिया स्ट्रांग ना होने की वजह से वो अपने 2 मार्क्स को लूज कर देता है। कभी कभी वो डेफिनेशंस को, सिंपल सिंपल चीजों को बयान नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता, राइटिंग स्किल्स उसकी कमजोर होती है, जिसकी वजह से जो एसीसी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पास रेट है वो लेस देन 42% है। सो दैट इज द रीजन कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, चीजों को समझ नहीं पाता, एनालाइज नहीं कर पाता। तो आपने इस थ्योरी को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यही आपकी बेस है आपकी नाकामी और आपकी कामयाबी का। ठीक है। जब आपके पास टाइप्स भी डिफाइन हो जाएंगी, फिर इस जो है ना हम चैप्टर में आगे जाके देखेंगे उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। ठीक है ना। बिहेवियरल
एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे उसके लास्ट में जो हमारे पास एक वो है बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग, तो हमारी जो सारी डिस्कशन होगी इस चैप्टर में बजटरी कंट्रोल सिस्टम, जो वो इन सब चीजों के बारे में बात होगी। इसमें हमें सबसे कम कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करेंगे, सबसे ज्यादा थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वन लाइन डेफिनेशंस ओनली, या फिर थोड़ी सी चीजों को एक्सप्लेन करें, उनको बयान कर सकें। अब इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास चलें लेट्स टॉक अबाउट के हमारे पास बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स होते क्या हैं। बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स, देखें जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है ना, वो आपका एक इस तरीके से समझें कि ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम के जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उनको कंट्रोल करती है। लाइक हाउ मच इट शुड स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट और बिजनेस लाइन, उसको अपने प्रोडक्ट में कितना खर्च करना है, उसको अपनी बिजनेस लाइन के ऊपर कितना खर्च करना है। तो जो आपके पास फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अमूमन जो बजट्स होते हैं वो हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं तकरीबन एक अकाउंटिंग पीरियड के हवाले से। वो 12 मंथ्स भी हो सकते हैं, नॉर्मली 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स के लिए बजट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, जिसको हम मास्टर बजट्स कहते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक एम्स की मदद से जो बनाए जाते हैं वो 12 मंथ से एग्जैक्टली ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये बजट्स होते हैं लाइक हमारे पास जो रेवेन्यू बजट्स हो गए, हमारे पास कास्ट बजट हो गए, कैश फ्लो बजट्स हो गए। ठीक है ना। इस तरीके से हम अपने बजट्स बनाते हैं अपने 12 मंथ्स के लिए, ताकि हम अपने फाइनेंशियल्स को कंट्रोल कर सकें। ठीक है ना। आफ्टर प्रिपेयरिंग बजट्स, ठीक है ना, हम इंतजार करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएं। और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो आपके पास बजट्स हैं, जो आपके पास एस्टिमेट्स आपने लगाए हुए हैं, उनको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। एंड एनी डिफरेंस विल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्शंस आर मेड। तो किसी भी किस्म की अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना ये गलतियां ना बर्दाश्त हों, इस तरीके की गलतियां ना हो। तो ये सारा चीज जो है ना बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये कंपनीज जो है ना डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सेल्स के, रेवेन्यू के, कैश फ्लोस के बजट्स बनाते हैं। अब ये तो हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन के बजटरी सिस्टम कंट्रोल होता क्या है। अब मैं इसका जो है ना इनके लिखता हूँ टाइप्स। ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना। जो आपके पास एसीसी है ना, एसीसी ने आपको एक न्यूमोनिक, आपकी जो एसीसी स्टडी हब है उसमें लिखा हुआ है क्रम्प्ट के नाम से। ठीक है ना। ये निमोनिक इसलिए याद किया जाता है ताकि आपको जब कोई भी थ्योरेटिकल कोई चीज आपके पास लिखने को आ जाए तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो इस लेक्चर के बाद इसको दोबारा से रिवाइज करें, इन शीट्स को दोबारा से देखें कि किस तरीके से आप जो है ना इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। कि भाई अगर आपको कहीं पे भी 6 नंबर का 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स एंड बजट्स, तो आप उन चीज़ों के बारे में लिख सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये क्रम्प्ट होता क्या है। क्रम्प्ट का मतलब है, सी का मतलब है कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। और आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू से मुराद है यूटिलाइजेशन, और एम से मुराद है मोटिवेशन, एंड पी मीन प्लानिंग, एंड टी मीन टेलिंग। यहाँ पे पीईटी है, यस। एंड ई से मुराद इवेल्युएशन है, एंड टी से मुराद टेलिंग है। ठीक है ना। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके पास बजट्स के होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें गोल कॉन्ग्रुएंस में हेल्प मिलती है। लाइक व्हाट? लाइक अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप एक बजट बना रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज हैं, लाइक आपके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है।
तो ये जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अपने बजट्स बनते हैं। लाइक आपके पास जो सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर सेल्स मैनेजर जो है ना अपना बजट्स बना रहा है, तो वो ये चीज़ों को देखेगा कि क्या इतने प्रोड्यूस हो सकते हैं हमारे पास। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ वो कांटेक्ट करेगा, वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके पास बजटरी कंट्रोल सिस्टम का, जिसके तहत, क्योंकि बात तो एक ही है ना कि आपने मैक्सिमम जो अल्टीमेट गोल है जो अचीव करना है, वो ये है कि आपने अपने जो आपके पास आपके आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो गोल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर बेस होगा। गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होती है कि जो आपके पास एक ही, उन दोनों का जो मकसद है ना वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, जिसमें आपके पास कंपनी ऑब्जेक्टिव भी हो गया और दोनों का वो भी हो गया, एक ऑब्जेक्टिव जो है ना दोनों का सेम हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन के तहत गोल कॉन्ग्रुएंस भी हमारे पास पॉसिबल होती है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है, इनके बारे में लिखना है कि किस तरीके से जो है ना बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप बजट्स बना लेते हैं तो जो बजट्स बनाया जाता है तो इस बेस की बुनियाद के ऊपर बनाया जाता है कि प्रोडक्शन मैनेजर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, और सेल्स डिपार्टमेंट किस तरीके से करेगा, एक्सपेंसेस किस तरीके से होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो जिम्मेदार होगा उनको करने के लिए वो किस तरीके से अपने बजट्स बनाएगा। तो जब वो यही सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जब ये खुद ही अपना ही बजट्स बनाते हैं, तो वो चीज़ के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि कि भाईजान सुबह के टाइम आपने उठना है, तो जो काम करना है आपने वो ये है। तो उनको सबसे पहले दिन के शुरू में ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने ये काम करना है, तो वो मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं थ्रू बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो बजट्स बनाने का एक ये भी मकसद हो सकता है आपके पास। थर्ड वन हमारे पास है यूटिलाइजेशन, कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं ना उनको मैक्सिमम आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। यू विल यूज द मैक्सिमम ऑफ योर रिसोर्सेस। लाइक आपके पास आपने जब एक बजट बना लिया, अब बजट बनाने के बाद आपके पास हो सकता है कि आपने अपने रिसोर्सेज जो है ना आपके पास मैक्सिमम नहीं है। जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो उस हिसाब से उसको एक्ट करना पड़ता है। लाइक आपके पास अगर मटेरियल कम है तो प्रोडक्शन मैनेजर चाहेगा कि भाई उसका जो है ना उसका जो बजट है वो इस तरह रियलिस्टिक बने कि वो, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट की भी अपनी सेल्स पूरी होनी चाहिए, और उस ताकि वो अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर सके अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। इस तरीके से आपका प्रोडक्शन मैनेजर इस बात को ध्यान रखेगा कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमाइज उनको यूटिलाइज किए जा सकें। तो इसमें आपके पास रिसोर्स को जो है ना आपने क्या करना होता है उनकी बेटर यूटिलाइजेशन करनी होती है। इसको लिख देते हैं कि बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है ना। इसके बाद मोटिवेशन आ जाती है कि बजट्स के थ्रू जो है ना वो आपके पास जो मैनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, हर चीज़ के बारे में उनका फोकस होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई सेल्स का डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आपने बजट्स बना दिए हैं, जब आपको मैनेजर को पता होगा कि यार कि हमारे पास एक महीने के अंदर मैंने इतनी सेल करनी है, तो ये उसके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। और जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे रिसोर्सेज लगा देगा कि वो इस चीज को अचीव करें, क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर ही, बजट्स की बुनियाद के ऊपर ही आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, और उसी की बुनियाद के ऊपर आपको बोनसेस भी मिल रहे होते हैं और उनकी सैलरीज में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्लानिंग। प्लानिंग में हमारे पास ज्यादातर इस्तेमाल होता है कि किस तरीके से हमने प्लान करना है चीज़ों को। बजट्स के थ्रू आप प्लानिंग करते हैं ओवरऑल। ठीक है ना। क्योंकि आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं कि हमारे पास ये बजट्स हैं, ये हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, हम किस तरीके से इन लिमिटिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए
मैक्सिमम जो है ना अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, तो बजट्स प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि इवेल्युएशन, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट आपने अच्छा एक परफॉर्म किया है, तो सेल्स डिपार्टमेंट को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उनको बोनस भी देने चाहिए, उनको मोटिवेट भी रखना चाहिए। तो एक इवेलुएशंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि यार हमने अपने मैनेजर्स को साल के शुरू में इतना बजट दिया था, तो ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जब वो रियलिस्टिक बजट्स होंगे तो उस हिसाब से अगर उसने अचीव कर लिया, तब हम कहेंगे कि द मैनेजर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल अगेंस्ट हिज टारगेट्स। तो परफॉर्मेंस इवेलुएशंस के लिए भी बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स इस्तेमाल किया जाता है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं टेलिंग्स की, कि इसके थ्रू आप जो है ना डिफरेंट किस्म की जो है ना वो स्टोरी भी टेल कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना हमने हमारे जो सुपीरियर हैं वो कम्युनिकेट करते हैं मैनेजर्स के साथ फॉर देयर एक्सपेक्टेशन इन द फिस्कल ईयर, ठीक है ना। तो ये भी आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास क्रम्पेट के नाम से जो निमोनिक है, आपने इस चीज को जहन में रखना है, क्योंकि ये आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना टोटली जो है ना इस चीज के ऊपर बेस करते हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा बजट्स के ऊपर, कि बजट्स क्या होते हैं बेसिकली। ये तो मैंने कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में बताया कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स होता क्या है, और इसकी इसकी जो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं वो, सॉरी टाइप्स मैंने कह दिया, जो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं और किस तरीके से हमें ये मदद करते हैं। तो बजट्स बेसिकली जो होते हैं ना, ये आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान है। बजट्स बेसिकली आर फाइनेंशियल प्लान। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं साल के शुरू में, तो वो आपके पास बजट्स कहलाते हैं। और ये 12 महीनों के लिए बनाए जाते हैं, और ये 12 महीनों से ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं। इफ एनी केस के आपने जो लॉन्ग टर्म्स आपने बनाने हैं अपने बजट्स, तो उसके लिए कुछ चीजें आपने नोट करनी होती हैं बिफोर मेकिंग लॉन्ग टर्म बजट्स, ठीक है ना। फर्स्ट, organizations have to find what type of strategic objectives he wants to achieve, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आपने लॉन्ग टर्म बजट्स बनाने हैं, तो आपने ये देखना है कि आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। दिस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इज सेट आउट यूजिंग दिस हायरार्की, ठीक है ना। वो इस हायरार्की के तहत आपके पास जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपके पास हो गए, सबसे पहले उस हायरार्की में आपके पास आता है कि आपकी आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मिशन क्या है। फिर आपने ये बताना है कि उसकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर आपने लास्ट में बताना होता है कि बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। ये आपके पास हायरार्की है। जब कभी भी आपने एक लॉन्ग टर्म बजट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले मिशन को मद्देनजर रखना है। अब मिशंस का क्या मतलब है। मिशन का मतलब ये होता है कि रीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंट, रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, कि किस वजह से जो है ना आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अमेजोन की, तो अमेजोन का जो मिशन है वो ये है कि उन्होंने जो है ना एक कम वक्त में और आपको घर बैठे वो चीज पहुंचा देनी है, ताकि आपका वक्त भी बचे, ताकि आपको चीज भी मिले, और बिल्कुल ओरिजिनल चीज मिले जो आपने जो है ना अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर देखी होती है। तो ये एक विजन है उनका, एक मिशन है उनका। लेकिन ये अमूमन जो मिशन होता है ना, ये मिशन सिर्फ काम नहीं आता, क्योंकि ये आपके पास रीजन है ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस का। तो मिशंस को पाने के लिए आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। लाइक जिस तरीके से मैं अमेजोन का कहा कि उन्होंने उन्होंने अपनी सर्विसेज के तहत ये फैसिलिटी दी है कि कस्टमर्स अपना टाइम भी बचाए और उनको जो चीज़ है वो घर बैठे मिल जाए। तो उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे अपने, कि उन्हें भाईजान के उनके सेल्स को इंक्रीज होना चाहिए, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम होना चाहिए। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना।
फिर उसके बाद बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई अगर हमने कोई सेल्स को इंक्रीज करना है तो हमें क्या क्या चीजें रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेचनी होगी, या फिर जो हमारे पास क्या क्या चीजें हमें, किन चीजों के ऊपर हमें अमल करना चाहिए ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, सबसे पहला मिशन बनाया जाता है ओवरऑल की कंपनी के, रीजन क्या है आपके एग्जिस्टेंस का। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बेस के ऊपर आप बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं डे टू डे चीजों को समझने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप बात करते हैं बजट्स में। दो तरह के अमूमन जो बजट्स होते हैं वो मेनली होते हैं, वो आपके पास होते हैं, आपके पास मास्टर बजट्स और एक आपके पास फंक्शनल बजट होते हैं। ठीक है ना, जो मास्टर बजट्स होते हैं वो आपके पास कंसोलिडेटेड बजट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बजट्स होते हैं, वो कंसोलिडेट हो जाते हैं। ऑल बजट्स लाइक सेल्स होते हैं, परचेज होते हैं, होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बजट्स होते हैं। ये इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके जो आप बनाते हैं वो आपके पास मास्टर बजट बनाया जाता है, जो कि अमूमन आपके पास 12 महीनों का हो सकता है, लॉन्ग टर्म्स भी हो सकता है। लेकिन जब आप ये बजट मास्टर बजट बना देते हैं तो उस बजट को बनाने के बाद आप जो है ना उसको अप्रूव करवाते हैं अपने बजट से, बोर्ड से। और फिर उसकी, अगर तो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो वेल एंड गुड। इफ बोर्ड रिजेक्ट्स इट, फर्दर कंसल्टेशन विल टेक इनटू अकाउंट। So the main disadvantage of using master budget is that if any small changes is made, all subsidiary budgets need to be revised. तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो मास्टर बजट बनाने का ये है कि ये बनाए तो इस हिसाब से जाते हैं कि कंसोलिडेशंस के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो अगर उन मास्टर बजट में कोई भी गलती आ जाए तो वो सब्सिक्वेंटली आगे चली जाती है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको क्रिएट करना, उसको रिजॉल्व करना। लाइक अगर आपने बजट बनाया है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का, कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कम करने हैं, तो उसकी मदद से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बेस के ऊपर बनाया, उसी बेस के ऊपर आपने सेल्स के बारे में बताया कि आपकी सेल्स का बजट क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल मिड आपने जब बनाया कि मिड ऑफ द ईयर में आपको ये पता चला कि ये जो मैंने एडमिन के ऊपर बनाया हुआ था एक्सपेंसेस ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो आपने उसमें चेंज लेके आना चाहते हैं, तो फिर से आपको फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के ऊपर बनाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को चेंज करना पड़ेगा, और सेल्स के बजट को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चेन बनते जाएगी जो कि आपके पास बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मास्टर बजट का। तो इस तरीके से आपके कोई भी पूछे तो, या फिर आपके पास सीआर में कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में ये आ जाए, तो आपने मास्टर बजट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, फिर आपने बात करनी है कि फंक्शनल बजट क्या है। फंक्शनल बजट पार्ट होते हैं आपके पास मास्टर बजट का। जो आपने मास्टर बजट बनाया है ये उनका एक छोटा सा पार्ट होते हैं। लाइक ऑपरेशनल मैनेजर इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फंक्शनल बजट। और फंक्शनल बजट्स होते हैं लाइक आपके पास सेल्स हो गए, प्रोडक्शन हो गए, मटेरियल्स के ओवरहेड्स हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। इनके अलग अलग, लाइक सेल्स का बजट हो गया ये हमारे पास फंक्शनल बजट है, प्रोडक्शन का होगा ये हमारे पास एक फंक्शनल बजट है। अलग अलग जो होते हैं हमारे पास वो हमारे पास फंक्शनल बजट कहलाते हैं। मास्टर बजट्स जो इन तमाम के जो है ना फंक्शनल बजट का कंसोलिडेशन होता है वो होता है। तो जब आप ये बजट्स बना रहे होते हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है फंक्शनल बजट्स बनाते वक्त के इनको लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है ना, इट शुड बी इन लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है ना, सीक्वेंस में जरूर होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में इनको जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, लाइक व्हाट, when I am talking about the logical sequence, it means first identifies the scarce resource which is available। तो सबसे पहले अपने सिक्योर रिसोर्स अवेलेबल करना है, को आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, एक स्केयर रिसोर्स है जो कि आपके पास अवेलेबल है। फिर उसकी बेस के ऊपर अपने सेल्स बजट बना लेना है। उसके बाद फिर जब आप सेल्स बजट बना लेंगे फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स और दूसरे तरह के आप एक्सपेंसेस बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपके पास रिसोर्स कम अवेलेबल है तो उसकी वजह से मैं इतने ही बना सकता हूँ, तो उसकी वजह से फिर आपने सेल्स बजट बनाने के बाद आप प्रोडक्शन बनाएंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे और एक्सपेंसेस दूसरे तरह के बनाएंगे। इफ इट इज नॉट मेड इन लॉजिकल सीक्वेंस इट विल लीड टू अननेसेसरी कंफ्यूजन एंड एरर्स व्हिच शुड नॉट हैपन।
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि फंक्शनल बजट अगर लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं होगा तो इट विल क्रिएट मेनी मेनी प्रॉब्लम्स। तो आज के डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।